मेरा घर एक यतीम बच्चे के लिए भी मेहनत की जगह बन चुका था, जो यहाँ सफाई का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि वो हमेशा थोड़ा सा खौफजदा रहता है। जब भी इसकी नज़र मेरे शौहर पर पड़ती, इसका चेहरा जर्द पड़ जाता और वो कुछ कहने से खासिर हो जाता। एक रात जैसे ही मैं पानी पीने के लिए आधी रात को उठी, बराबर वाले कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। किसी के रोने और चीखने की आवाज़ ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। मैंने दिल को मजबूत किया और दबे कदमों अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने बल्ब जलाया, सामने का मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। वहां ऐसा मंजर था कि मैं अपनी गहरी नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, मगर हमारे ताल्लुकात में वो खुरबत और मोहब्बत की बात बाकी नहीं रही थी, जो शुरुआत में हर जोड़े के लिए कुदरती होती है। शुरू में ही मुझे महसूस हो गया था कि वह अज़दवाजी ताल्लुकात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। महीने में 1 बार मुलाकात या बातचीत हमारे दरमियान मामूल बन गई थी। मेरी वालिदा अक्सर कहती थी कि औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की तरफ हमेशा तवज्जो रखें और ताल्लुक मजबूत करें, मगर हमारे दरमियान इतनी झिझक थी कि मैं चाहकर भी इनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। आज मैंने दिल में ठान लिया था कि अब मैं अपनी बात जरूर कहूंगी। एक मर्द के जज्बात की तरह एक औरत के भी जज्बात होते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपनी जगह से उठकर इनके पास जाने लगी, मगर अचानक वो भी अपनी जगह से उठे और बगैर कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गए। इनका बेचैनी भरा अंदाज मुझे थोड़ा सा हिलाकर रख गया। कुछ देर कमरे में बैठी रही, फिर अचानक मैं भी अपनी जगह से उठकर सीधी बाहर निकल आई। किचन की लाइट जल रही थी, शायद वो किसी काम से वहां गए थे। मैं फौरन किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर से आती हुई आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। आर्यन, मैंने तुम्हें कहा था आपने जबान बंद रखनी है। तुमने बराबर वाली बीना खाला को क्यों बताया? इस वक्त वो बच्चा जो हमारे घर में सफाई का काम करता था और तकरीबन 12 साल का था, खौफजदा होकर मेरे शौहर को देख रहा था। वो छोटे कदमों से पीछे हट गया और इसकी सहाई हुई आंखें इसके अंदर छुपे खौफ की कहानी बयान कर रही थी। मेरे शौहर कुछ कहने ही वाले थे कि मैं किचन में दाखिल हो गई और आर्यन को पीछे करते हुए पूछा, क्या हो गया? आपने अचानक बीना खाला को क्या बता दिया? मेरा सिर्फ ये कहना था कि वो फौरन हड़बड़ा गए और मेरी तरफ सख्त निगाहों से देखने लगे। तुम अंदर बैठी मोबाइल चला रही थी ना, अब बाहर क्यों आ गई हो? उन्होंने गुस्से में कहा। मैं कुछ जवाब देने ही वाली थी कि आर्यन ने धीमी और रंधी हुई आवाज में कहा, बाजी, मैं अपने कमरे में चला जाऊं? मैंने इसे देखा, वो काफी डरा हुआ और सहम गया था। मैंने इस सर को हल्की सी जंबिश दी और वो फौरन अपने कमरे की तरफ भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपनी नजर उठाकर शौहर की तरफ देखा। वो एक बार फिर गुस्से से धाड़ी, मेरे मामलात से दूर रहो। ये बच्चा हमारे जाती मामलात बराबर वाली औरत को बता रहा है। क्या मैं इसे अब डांटू भी नहीं? मैं फौरन बोली, कौन से मामलात? ना तो हमारे दरमियान किसी किस्म की लड़ाई हुई, ना पैसे या तंगदस्ती का मसला हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो बाहर बता रहा है? हम दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब भी नहीं हैं कि कोई राज अफशा हो जाए। मेरा कहना खत्म होने से पहले ही मेरे शौहर ने मेरा बाजू थामा और मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, बेहतर होगा कि अपने मामलात अपने तक महदूद रखो। मैं किसी भी किस्म का सुलूक करूं, ये मेरा मसला है। ये घर मेरा है और यहाँ मेरे उसूल चलेंगे। ये कहते हुए उन्होंने मुझे एक झटके से छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं कुछ देर अपनी जगह पर साकित खड़ी रही। दिल धड़क रहा था। कुछ दिनों से जियान का रवैया बदल गया था और ये तब्दीली मुझे पहले ही महसूस हो रही थी। मुझे अंदर से अजीब सा खौफ और बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ ऐसा होने वाला हो जिसका मुझे अभी अंदाजा नहीं था। वो बच्चा आर्यन जियान से हमेशा काफी डरा डरा रहता था। जहां जियान होते वो फौरन वहां से चला जाता। ये सब क्यों हो रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात वाज़ा थी, जियान और आर्यन के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा था जिससे मैं मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी। कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट गई तो मैंने देखा कि आर्यन लोगों की दुकानें साफ कर रहा है
कभी वो दुकान के आगे झाड़ू लगा रहा था, कभी कपड़े तरतीब दे रहा था और कभी इन्हें तय करके दुरुस्त जगह पर रख रहा था। पहली बार मुझे किसी बच्चे पर इतना शदीद प्यार आया। इसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। मैंने इससे इसका नाम और कुछ और बातें पूछी तो इसने धीरे से कहा, मेरा नाम आर्यन है। बाबा के बाद अब घर में पैसे लाने वाला सिर्फ मैं हूँ। अम्मी और 2 छोटी बहनें हैं। सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, इसलिए ये काम करना पड़ता है। मैं अगला सवाल करने ही वाली थी, तुम काम क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? इसका जवाब सुनकर मेरा दिल बहुत रंजीदा हो गया। इसकी आंखों में थकन और जिंदगी की सख्तियों की अक्कासी थी। कई दिनों से मैं एक मुलाजिमा तलाश कर रही थी जो घर के काम में मेरी मदद कर सके। मैंने फौरन आर्यन से पूछा, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? वो दुखी लहजे में बोला, रोज के 200 या 300 रुपये। मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। मैंने सोचा कि अगर इसे घर के काम में रखूं तो न सिर्फ मुझे मदद मिलेगी बल्कि आर्यन को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। घर आते ही मैंने जयान से इस मामले पर बात की। खुशकिस्मती से वो एक खुले दिमाग का मर्द था और इसे इसमें कोई एतराज नहीं था। मैंने तय कर लिया कि जल्दी ही आर्यन को अपने घर काम के लिए रखूंगी ताकि वो भी कुछ सुकून और सहूलत हासिल कर सके और इसकी मेहनत को कदर मिले। जयान ने फौरन दिलचस्पी दिखाई और कहा, हाँ ये बच्चा ले आओ, हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। तुम अकेली भी नहीं रहोगी और मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। इस दिन जियान का रवैया काफी बदल गया था। इतनी मोहब्बत और शफकत दिखाना मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतखा था। मगर मैं खामोशी से अगले दिन आर्यन के पास पहुंची। मैंने इसे अपने मुतालबात बताए तो वो फौरन राजी हो गया। मैंने सैलरी भी ज्यादा तय की थी जिसकी वजह से वो मना नहीं कर सका। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो हमारे घर पहुंच गया। पूरा दिन इसने मेहनत से काम किया। बरामदे की सफाई, लॉन्च की झाड़ू पोछा और किचन में भी हाथ बटाया। इसकी मेहनत ने मेरा काम काफी आसान कर दिया। चूंकि वो यतीम था, मुझे इस पर रहम भी आ रहा था। रात के वक्त जयान घर आई। चंद लम्हे वो सिर्फ आर्यन को खामोशी से देखते रहे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे जयान आर्यन को पहले से जानते हों। मैंने 1-2 बार इनसे पूछा मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने आर्यन से बात की और कहा, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो कुछ शरायत है। मैं थोड़ी हैरान हुई, सोचा ये कंडीशन क्या हो सकती है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि जयान बोले, यहाँ काम करना है तो तुम्हें 24 घंटे यहाँ रहना होगा। रात के किसी भी पहर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम अपने घर बता दो। तुम्हारी छुट्टी सिर्फ इतवार के दिन होगी और इस दिन भी रात तक तुम्हें वापस आना होगा। मैं फौरन बोली, नहीं, आर्यन के वालिद कुछ दिन पहले ही इंतकाल कर गए हैं। अब ये बच्चा यहाँ आ जाएगा तो इसकी माँ मजीद परेशान होगी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, मेरे शौहर धाड़े, खामोश रहो, ये मर्दों के मामलात हैं, औरतें ऐसे फैसले नहीं करती। इनकी ये बात सुनकर मुझे अंदर से अजीब सा खौफ और बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी ने दिल के अंदर छुरी घोंप दी हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। शादी के बाद ये पहला मौका था जब मेरे शौहर ने मुझे इतनी शिद्दत से एक अनजान बच्चे के सामने डांटा था। मैं खामोश हो गई। दिल धड़क रहा था और आर्यन ने हिम्मत करके कहा, साहब यह मुमकिन नहीं है, मेरी अम्मी इसकी इजाजत नहीं देंगी। मैं रात को देर से चला जाऊंगा मगर रात में अपने घर पर ही रहूंगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जयान को समझाऊं कि ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जियान की अगली बात सुनकर आर्यन भी सोचने पर मजबूर हो गया। जियान ने कहा, मैं तुम्हें महीने का 40,000 दूंगा, अब भी मंजूर नहीं है? मैं दंग निगाहों से जियान को देख रही थी। इतनी बड़ी रकम देने का ख्याल मेरे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, मगर जियान मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। आर्यन ने आजिज़ी से कहा, ठीक है साहब, मैं अपनी अम्मी से पूछकर कल सुबह आपको बता दूंगा। मैं इनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अगले दिन जियान को समझाऊंगी कि किसी बच्चे की जिम्मेदारी पूरी रात के लिए लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस रात जियान ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मेरे लाख समझाने के बावजूद वो काफी खफा थे। इनका कहना था, तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूँ, अगर इस बच्चे ने हमारा सामान चोरी कर लिया तो फिर क्या होगा। मैं बेइख्तियार बोली, वो सिर्फ एक 12 साल का बच्चा है, वो क्यों चोरी करेगा।
और इतनी बड़ी रकम देना, 40,000। इतनी बड़ी रकम किसी मुलाजिम को नहीं दी जाती। लेकिन जयान तो ऐसे थे जैसे मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हों। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और 40,000 कोई मामूली रकम नहीं थी, वो भी एक 12 साल के बच्चे के लिए। आखिरकार आर्यन के वालिदा ने फौरन इजाजत दे दी और बच्चा अगले दिन से काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से ही आर्यन अपना सामान लिए आया था, मगर तकरीबन एक हफ्ते बाद मैंने महसूस किया कि इसमें कुछ बदलाव आया है। पहले जिस तरह वो चहक चहक कर मुझसे बातें करता था, अब वो बिल्कुल खामोश और डरा सा रहने लगा था। इसके इस रवैये के पीछे क्या वजह थी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं कुछ देर किचन में खड़ी रही, फिर अपने कमरे की तरफ वापस चली आई। मेरे शौहर लैपटॉप पर काम में मसरूफ थे। मैं कदम बा कदम इनके पास गई और इनके बराबर बैठकर बोली, जयान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा महज इतना कहना था कि वो बेइख्तियार बोलने लगे, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर पड़ गई हो? मैं फौरन बोली, जयान, मैं आर्यन की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप इस तरह क्यों खींच रहे हैं? इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उन्होंने अचानक मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद रखो, मेरे साथ उलझने की जरूरत नहीं है, जाकर खामोशी से सो जाओ। इनका ये अंदाज मुझे हैरान कर गया। थप्पड़ मारना मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन था, मगर एक बात बिल्कुल वाज़ा थी, वो किसी चीज पर शदीद फ्रस्ट्रेशन में थे। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठकर बिस्तर की तरफ गई और लेट गई। मेरी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहने लगे। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और इस 1 साल में ये पहला मौका था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। दिल के अंदर खौफ और दुख की एक लहर दौड़ गई और मैं अपने जज्बात को रोक ना सकी। शादी के वक्त मेरे वालिद ने मुझे गले लगाकर सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी तुम्हारा दिल ना चाहे या वो शख्स तुम्हें मोहब्बत ना दे तो तुम लौट आना, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती थी। इतनी छोटी सी बात पर मैं अपना घर टूटने नहीं देना चाहती थी। रोते रोते मैं नींद में चली गई और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद जब मैं अभी गहरी नींद में थी, अचानक एक चीख की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। पहले मैंने इसे अपनी पुरानी ख्वाब की कैफियत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चंद लम्हे बाद दोबारा वही दर्द भरी चीख मुझे जगा गई। मैं हमेशा से कच्ची नींद की आदी थी, लिहाजा शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ, मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में मेरे शौहर का नामो निशान तक नहीं था। वो कहाँ गए मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बिस्तर से उतरने ही वाली थी कि एक बार फिर मुझे वही चीख सुनाई दी। ध्यान देने पर मुझे एकदम एहसास हुआ कि यह आर्यन की आवाज थी। वो बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मैं फौरन चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन के कमरे की लाइट जल रही थी और ये देखकर मैं थोड़ी हैरान हुई कि इस वक्त वो लाइट क्यों जल रही है। जब मैं आगे बढ़ी, अचानक आर्यन के कमरे का दरवाजा खुला और मेरे शौहर कमरे से बाहर आए। इनका चेहरा पसीने से तर, बाल बिखरे और कपड़े बेतरतीबी से आंटे पड़े हुए थे। मैं अपनी जगह पर साकित खड़ी हो गई। दिल धड़क रहा था और खौफ और हैरत ने मुझे जैसे जम सा दिया था। वो मुझे देखकर बुरी तरह घबराए हुए थे। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि वो फौरन कमरे में चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात गर्दिश करने लगे। मैंने ऐसे कई वाकया सुने थे जिनमें एक मालिक ने छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया हो। मेरी हिम्मत आगे बढ़ने की बिल्कुल नहीं थी। चंद लम्हे में अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर बेइख्तियार मेरे कदम आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक मेरे शौहर ने मेरा बाजू थामा और मुझे ढकेलते हुए कमरे में ले आए। बिस्तर पर बैठते हुए उन्होंने कहा, कुछ देर पहले मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें जलील किया ताकि तुम ये समझो कि अपने मामलात अपने तक रखो। मेरे मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है। आर्यन को सैलरी दूंगा, इसके साथ मैं जो चाहूं करूंगा। ये मेरा मामला है, तुम बीच में कौन होती हो? मैं बेइख्तियार बोली, आप पागल हो चुके हैं जियान, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? मैंने बेवकूफ 2-3 सवाल कर दिए,
लेकिन इनके पास एक भी जवाब नहीं था। वो कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोले, चुपचाप सो जाओ, वरना वो रोग तुम्हें दिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं देखना चाहोगी। इनकी बात सुनकर मुझे अंदर से सांप सूंघ गया। मैं खामोशी से बाल समेटकर बिस्तर पर लेट गई। दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। वो मेरे बराबर लेटे, मेरा हाथ थाम चुके थे और बोले, बिस्तर से उतरने की कोशिश मत करना और खामोशी से सोते रहो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कहने या करने की हिम्मत ना कर सकी। हर लम्हा खौफ और बेचैनी मेरे दिल में घुल रही थी और एक अजीब सी बेकरारी ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। कुछ तो गड़बड़ थी। आर्यन महफूज नहीं था और यही सोच मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। मैं काफी देर तक बस इसके बारे में सोचती रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे शौहर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अब मुझे अपनी कलाई में दर्द महसूस हो रहा था। कई बार मैंने इल्तिजा की कि मेरा हाथ छोड़ दे, मगर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो आमिदा ही नहीं थे। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन था। मैं फौरन कमरे से बाहर निकली और आर्यन को देखा, जो हमेशा की तरह नाश्ते की तैयारी कर रहा था। हर सुबह वो चाय बनाता था। ये काम मैंने इसके जिम्मे लगाया था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि इसकी हालत देखकर मैं अपनी जगह पर जम सी गई। इसकी गर्दन, गाल और हाथों पर दांतों के निशानात वाज़ा तौर पर नजर आ रहे थे। आंखों के नीचे सियाह हल्के और चेहरे पर नील के निशानात ने मेरा दिल दहला दिया। वो तरसते हुए मुझे देखते हुए बोला, बाजी, मैंने दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है, आप थोड़ा आराम कर लो, अगर आप इजाजत दें। इसका लड़खड़ाया हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने सर हल्की जंबिश से इशारा किया और वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। मगर मैं सब कुछ समझ चुकी थी। ये बच्चा यहाँ महफूज नहीं था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसे मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं जमीन पर बैठ गई, थकन और दर्द के साथ, और बस सोचती रही कि ये बच्चा किस हद तक मुश्किल हालात में है और मैं इसे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हूँ। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरे शौहर इतने घटिया और जालिम हो सकते हैं। काफी देर तक मैं जमीन पर बैठी रही। दिल भारी और दिमाग में खौफ व तशवीश के ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। फिर हिम्मत करके मैं वापस अपने कमरे में आई। मेरा इरादा था कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ूं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी कोई सवाल किया तो वो साफ मुकर जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि एक बच्चे की जिंदगी मजीद बदतरीन हालात से गुजरे। मैंने मामूल के मुताबिक अपने हाथों से बाकी का नाश्ता बनाया और आर्यन को रुखसत करके सीधा इसके कमरे में गई। वो बुखार में तप रहा था। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा और वो दर्द से तड़प उठा। फौरन मैंने डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर बाद एक लेडी डॉक्टर पहुंची और आर्यन का चेकअप करते हुए बोली, कौन कर रहा है इस बच्चे के साथ ये जुल्म? ये एक पुलिस केस है। ये बच्चा ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और आप इसे नॉर्मल अंदाज में चेकअप करवा रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल मजीद रंजीदा हो गया। मैंने सर झुकाया और हर एक लफ्ज हर बाहर इसे बताया। क्या हो रहा है? डॉक्टर ने मुझे देखकर सवाल किया। आपका इरादा क्या है? क्या आप इस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगी या रोजाना अपने शौहर के हाथों इसे सहने देंगी? मैं फौरन बोली, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो जुल्म को बर्दाश्त करे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ूं, क्योंकि वो अपनी गलती कभी कबूल नहीं करेंगे। जब तक मेरे पास शवाहिद ना हो मैं खामोश नहीं रहूंगी। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर कुछ हिदायत दी और चली गई। मैं अब आर्यन के पास बैठी थी। मुसलसल इसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी और दिल में कसम खा रही थी कि इस बच्चे के साथ होने वाले जुल्म को मैं कभी नजरअंदाज नहीं होने दूंगी। मेरा दिल चाहता था कि मैं इसे यकीन दिला दूं कि अब वो तन्हा नहीं है और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इसे सुकून और हिफाजत मिले ताकि इसका बुखार उतर सके। मैंने कुछ देर इसके पास बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद इसकी हालत बेहतर हो गई, लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपने पास देखा वो बुरी तरह से डर गया। मैं इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, सब कुछ बताओ आर्यन। जयान तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में क्या करते हैं? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? चंद लम्हे वो कुछ कह भी नहीं पाया। फिर रोते हुए बोला, बाजी, वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने फौरन कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस एक दफा सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
जो हो सकेगा मैं करूंगी, बस एक बार हिम्मत करो। इसके आंसुओं में गिरा हुआ वो बोला, भाई मुझे मार देंगे, मुझे नहीं मरना। मैं ही अपने घर का कुल सरमाया हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और बहनों का क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने इसे अपने सीने से लगाया और इसका सर थपकते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। बस हौसला रखो, तुम अभी अपने घर जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं तुम वापस नहीं आओगे। वो रोते हुए बोला, अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं खामोश हो गई। इसकी बात सुनकर दिल भारी हो गया। मुझे मालूम था ये बच्चा ना सिर्फ खौफ और दबाव में है, बल्कि अपने खानदान की जिम्मेदारी भी इसके कंधों पर है। मैंने अंदर से फैसला किया कि अब हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आर्यन महफूज रहे और वो कभी खौफज़दा न हो। इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की खतरात भी मोल लेने होंगे। मगर मैं ये वादा कर चुकी थी कि वो अब तन्हा नहीं रहेगा। अगर इसकी नौकरी यहाँ से छूट गई तो इसे कहीं भी 40,000 रुपये वाली नौकरी नहीं मिलेगी। मगर मुझे ये भी मालूम था कि इस बच्चे की जिंदगी किस हद तक तबाह हो रही है। मैं काफी देर तक खामोशी से इसके पास बैठी रही, फिर इसे देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिलवा सकते हो? यानी क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट देखी, फिर फौरन बोला, जी आप चलें, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपकी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। मैंने सर हल्की जंबिश से इशारा किया और हम इसके घर पहुंच गए। वो बहुत ही गरीब तबके का बच्चा था। इसके घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आम आसाइश भरी जिंदगी में होती है। मैं खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर बाद इसकी वालिदा बुर्खा पहनकर अंदर आई। अपने बेटे को देखकर फौरन खुश हो गई। इसे सीने से लगाकर प्यार करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हरारत महसूस की, बोली, तुम्हें बुखार हो रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे? आर्यन ने इनके हाथ थामते हुए कहा, अम्मी मुझे छोड़ें, मैं अपनी बाजी से मिला हूँ। इसकी बात सुनकर वो होश में आई और मेरी तरफ आकर सलाम किया। बीबी साहिबा, मैंने आपको पहले नहीं देखा, माजरत चाहती हूँ। आप यहाँ खैरियत से हैं? इनकी खुशी देखने के काबिल थी। गरीब लोगों के घर अगर कोई इनके बच्चों का भला करे तो रद्द अमल हमेशा दिल को छू लेने वाला होता है। मैंने इन औरत को बैठने का इशारा किया और दिल में सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा कदम उठा रही हूँ, अपने ही शौहर के खिलाफ जा रही हूँ। हो सकता है मैं अपनी जिंदगी के लिए खतरा मोल रही हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते यह मुझ पर लाजिम था कि इस गरीब बच्चे की मदद करूँ। मैंने इस औरत का हाथ थामते हुए कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। इसने एक नजर मुझ पर डाली और सवालिया अंदाज में पूछा, बेगम साहिबा सब खैरियत है? कोई गलती हो गई? मैंने बच्चे से सर नफी में सर हिलाया और इस औरत के सामने हाथ जोड़कर बोली, सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन ले। इसने सर हिलाया और आर्यन को बाहर भेज दिया, साथ ही अपनी बच्चियों को भी खेलने के लिए बाहर रवाना कर दिया। अब घर में सिर्फ वो और मैं ही मौजूद थे। मैंने सर झुकाया और एक एक बात इसकी गोशे गुजार की। वो बेइख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई और हैरत और सदमे के साथ बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये हकीकत नहीं हो सकती। मैंने इनका हाथ थामते हुए इनकी आंखों में देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि ये बातें आपके लिए बहुत तकलीफदाह हैं, क्योंकि ये बातें मेरी जिंदगी भी झेल चुकी हैं। मुझे सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। इसने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं अपने यतीम बच्चे को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैंने फौरन इन्हें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने का मशवरा दिया। पहले तो वो घबरा गई और बोली कि वो आर्यन को नौकरी से हटा देगी। मैंने इन्हें समझाया, अगर आप ऐसा करेंगी तो ये आदमी और भी आजाद हो जाएगा। ये सब करें, आप एक दफा रिपोर्ट दर्ज करवाएं, बाकी मामलात में मैं सब संभाल लूंगी। आपका 1 रुपया भी जाया नहीं होगा और आर्यन को इस महीने की तनख्वाह भी मिलेगी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हामी भर ली। हम साथ चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने मेरे शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर काफी हैरान था कि मैं खुद वहां मौजूद थी। उन्होंने कई बार मुझसे सवालात किए, मोहतरमा आप खुद अपने शौहर की गवाही दे रही हैं,
मैंने सर हिलाया और एतमाद के साथ कहा, हाँ मैं यही कह रही हूँ। पुलिस के कमरे में एक अजीब सा सुकून और फैसलाकुन लम्हा था। मैं जान चुकी थी कि अब आर्यन के लिए इंसाफ की राहें हमवार होने वाली है और यह पहला कदम था इस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए। फौरन ही आर्यन के मेडिकल टेस्ट कराए गए और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। 2 दिन बाद ही जयान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास बहुत दौलत थी, मगर हमारा कानून इस बार बच्चे के हक में खड़ा हुआ। इतनी आसानी से एक बच्चे के साथ यह सब नहीं हो सकता था। मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत मुतासिर हुए। किसी ने मुझे इल्जाम नहीं दिया, क्योंकि वह सब जानते थे कि मैंने एक ऐसे शख्स के खिलाफ कदम उठाया जो मर्द होने के बावजूद भी मर्द नहीं था। मेरे वालिदैन ने भी फैसला किया कि वो मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने देंगे। मैं तलाक के कागजात लेकर थाने पहुंची और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये सब क्यों करता हूँ, तुमने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। इनकी बात सुनकर मैंने खामोशी से जवाब दिया, मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप एक गुनहगार हैं और गुनहगार को माफी नहीं मिलती। लेकिन वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर इनके पास बैठ गई। वो सर झुकाए बोले, मैं 15 साल की उम्र से इस गंदगी में मुब्तला हो गया था। हमारे मदरसे में ये काम आम हो चुका था। तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरे वालिदैन बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। मेरी परवरिश मेरे बड़े भाई ने की, इसी वजह से मैं मदरसे में गया। सुबह से शाम हम वहाँ रहते और इस दौरान मेरी दोस्ती कुछ खराब लड़कों से हो गई जो ये काम बड़े शौक से करते थे। उन्होंने थोड़ा सांस लिया और बोले, मैंने इब्तिदा में मना किया, मगर धीरे धीरे मैं इस मर्ज में मुब्तला होता चला गया। यह काम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। शादी से पहले ये सब मैं आसानी से कर लेता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन शादी के बाद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि ये इंसान अपनी जिंदगी की एक तारीक राहों में खो चुका था, लेकिन इसका जुल्म आर्यन के साथ नाकाबिले कबूल था। मैंने दिल में फैसला किया कि इंसाफ के रास्ते पर अब कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं बेचैन रह गई थी। मेरे दिल में गुस्सा, खौफ और मायूसी का समंदर एक साथ उबल रहा था। मैं क्या कहती, तुमसे मुझे सुकून नहीं मिलता था। इसीलिए मजबूरन मैंने आर्यन के साथ होने वाले जुल्म पर नजर रखी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। दिल में एक बेचैनी रहती थी कि अब कुछ करना जरूरी है। मैं इस वक्त इनका मुंह तोड़ देने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन ये सब इतनी आसानी से बोल रहे थे कि मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश करती रही। मैंने इनको देखते हुए कहा, आपकी वजह से एक छोटे बच्चे का दिमाग जितना मुतासिर हुआ है, मैं इसे बयान भी नहीं कर सकती। ना जाने वो किन हालात से गुजरेगा, और खुदा से बस यही दुआ है कि वो आप जैसा ना बने। मैंने तलाक लेकर घर लौट आई। चंद दिन बाद पुलिस स्टेशन से इतला मिली कि मेरे शौहर ने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। दिल में एक अजीब सुकून और खालीपन दोनों एक साथ थे। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए रोना भी मेरे लिए गुनाह था। मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा सबक सीखा, हमें अपने बच्चों पर हद से ज्यादा नजर रखनी चाहिए। अगर वालिदैन जिंदा नहीं है तो भाई बहनों को ये देखना चाहिए कि छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, और अगर बड़ा भाई है तो इसकी बीवी को भी अपने हाथ में ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमें अल्लाह के खौफ से जिंदगी गुजारनी चाहिए। कौम लूत को रब्बुल आलमीन ने इसलिए तबाह किया क्योंकि वो हम जिन्स परस्ती की गुनाहों में मुब्तला थे। हमें चाहिए कि अपने आमाल में खौफ रखें, क्योंकि अल्लाह के घर में इंसाफ जरूर है, देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। ये कहानी हमें एक सबक देती है, जुल्म, लापरवाही और बेराह रवी की सजा हमेशा भारी होती है, और इंसान को चाहिए कि वो अपने बच्चों और खानदान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नाजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने ख्यालात और राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब इससे सबक सीख सकें। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे कुछ अल्फाज किसी के रास्ते में रोशनी बन जाए, किसी को गुमराही से बचा सके। चाहे कोई रुक ना पाए, कम से कम वो सोच में ज़रूर पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको मुतासिर या सबक आमोज़ लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट में शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہم کل ایک نئی اور مزید دلچسپی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔